इस दवाई के आते ही खेती के क्षेत्र में मानो एक क्रांति सी आ गई थी। किसानों को मानो एक वरदान मिल गया था, एक वरदान मिला था हर प्रकार के खरपतवार से लड़ने का। चलिए बात करते हैं कि इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। IARC जो कि कैंसर पे रिसर्च करती है, उन्होंने इसे प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक पदार्थ बोला था, जिसका मतलब है कि शायद कैंसर पैदा करने वाला। नमस्कार, मैं सुमन सिंह। आज हम बात करने वाले एक ऐसी दवाई के बारे में जो सन 1970 के दशक में आई थी। इस दवाई के आते ही खेती के क्षेत्र में मानो एक क्रांति सी आ गई थी। किसानों को मानो एक वरदान मिल गया था, एक वरदान मिला था हर प्रकार के खरपतवार से लड़ने का। ये एक ऐसी दवा थी जो 150 से भी ज्यादा खरपतवारों को आसानी से मार सकती है। इस दवाई के डालने के लिए किसान, चाहे खेत में खरपतवार हो, चाहे खरपतवार उगे हों उससे पहले या खरपतवार उगने के बाद में, किसी भी समय किसान इसको आसानी से डाल सकते थे। एक ही प्रकार की दवाई थी जो लगभग सभी प्रकार के खरपतवारों पर काम कर रही थी, इसलिए किसानों ने इसका उपयोग भी जो है वो लगातार ज़्यादा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये आसान थी, क्योंकि ये सभी प्रकार के खरपतवारों को मार रही थी लगातार। इस वजह से ये लोकप्रिय होने में भी इनको ज़्यादा समय नहीं लगा। जी हाँ, आप में से बहुत से दर्शकों को तो अभी तक दिमाग में नाम आ गया होगा था कि हम किस दवाई की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्लाइफोसेट की, जिसे बहुत ज़्यादा लोग जो है मार्केट में आज के टाइम पे राउंड अप के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं कि इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। लोकप्रिय क्यों हुआ, जैसे कि आसानी से उपलब्ध था, आसानी से सभी प्रकार के खरपतवारों को ही टारगेट कर रहा था और जल्दी से उनको खत्म कर रहा था। तो उनको खत्म कैसे करता है? ग्लाइफोसेट का छिड़काव जब पौधे पे किया जाता है तो ये पौधे की पत्तियों और पत्तियों से होते हुए पूरे पौधे में बहुत जल्दी से फैल जाता है और पौधे में फैलकर अंदरूनी कोशिकाओं में पहुंचकर वहाँ पे एक ऐसे एंजाइम को ब्लॉक कर देता है जो एंजाइम पोषक तत्व लेने में, भोजन बनाने में सहायता करते हैं पौधे की, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा पौधा जो है मुरझाकर तुरंत ही सूख जाता है और जल्दी ही उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। आज के समय में ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल केवल खेतों तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल आज पार्कों में, स्कूलों में, खेल के मैदानों में, नहर के किनारे पर, पब्लिक प्लेसेस पे, यानी जहाँ पर भी खरपतवार बहुतायत में उगते हैं वहाँ सभी जगह पर इसका इस्तेमाल होने लग गया, जिसकी वजह से मनुष्य, जानवर, पशु, जल स्रोत आदि बहुत ही आसानी से इसके संपर्क में आते जा रहे हैं। खेत की बात करें तो ग्लाइफोसेट जो एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, पोस्ट इमरजेंसी, यानी जब खरपतवार जमीन पर उग के आ जाएंगे बाहर तब ये उसका छिड़काव करने पे असर करेगा। दूसरा, ये नॉन सेलेक्टिव, यानी इसके संपर्क में जो भी पौधा आएगा वो उस तुरंत ही खत्म हो जाएगा। यानी इसका छिड़काव करते समय अगर किसानों ने सावधानियां नहीं बरती है तो उनकी फसल को भी इससे नुकसान हो सकता है, और जो कि होता है, कई बार देखा भी गया है। इवन इसके छिड़काव के बाद यदि इसके अवशेष जमीन में उपलब्ध है तो अगली उगने वाली फसल पर भी इसका दुष्प्रभाव जो कई बार किसान भाई देखते हैं। क्योंकि ये आज के समय में ग्लाइफोसेट हर जगह जाने लग गया तो बहुत ही आसानी से वो हमारी प्लेट तक भी आ गया। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे भोजन में भी ग्लाइफोसेट की मात्रा जो बहुत आसानी से आ गई। भोजन से मतलब केवल खाने की चीज़ें ही नहीं, जबकि वो जल स्रोतों में, यानी खेत से बहते हुए जल स्रोतों में चला गया और वहाँ से हमारे पीने के पानी में भी आया है। जो चारा हम फसलों को डाल रहे हैं उस चारे के जरिए वो पशुओं के अंदर गया और पशुओं से जो हम दूध पीते हैं उस दूध के जरिए फिर से हमारे पेट में आया। यानी खाने पीने की लगभग सभी चीज़ों के अंदर आज ग्लाइफोसेट के जो रेजिड्यूज यानी अवशेष जो हैं वो यहाँ पर पाए जाने लग गए। सन 2015 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है IARC जो कि कैंसर पे रिसर्च करती है, उन्होंने इसे प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक पदार्थ बोला था, जिसका मतलब है कि शायद कैंसर पैदा करने वाला। उनके अनुसार ग्लाइफोसेट का यदि हम लगातार सेवन करते रहे, यानी लगातार वो खाना खाते रहे जिसमें ग्लाइफोसेट के अवशेष आ रहे हैं, या फिर लगातार हम किसी भी तरीके से उसके संपर्क में आ रहे हो, तो कैंसर होने की संभावना जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा ये लीवर और किडनी को जो है सीधा इसका इम्पैक्ट जो उसके ऊपर पड़ता है। इसके अलावा सांस की बीमारियां भी इससे होती है। तो ग्लाइफोसेट के बहुत सारे जो है वो प्रभाव स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत देखे गए हैं। इसके अलावा ये बहुत सी जन्म दोषों में भी इसको दोषी पाया गया है कि कई प्रकार के जन्म दोष भी जो है वो ग्लाइफोसेट के सेवन करने से या ग्लाइफोसेट के किसी भी तरीके से शरीर में पहुंचने से होते हैं। पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण में रहने वाले लगभग सभी प्रकार के जीवों के लिए हानिकारक है। यानी खेत की मिट्टी के साथ पानी से धुलकर ये जल स्रोतों में जा रहा है, जलाशय में पहुंचकर जलाशय में रहने वाले जलीय जीवों को ये नुकसान पहुंचा रहा है। उनकी पॉपुलेशन लगातार खत्म होती जा रही है और उनके शरीर, उन जलीय जीवों के शरीर के जरिए उनको खाने वाले जीवों के शरीर में, चाहे वो मनुष्य या दूसरे जीव उनको खा रहे, उनके शरीर में ये पहुंच रहा है। दूसरा, पशु पक्षियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो नुकसानदायक है। मधुमक्खियों की संख्या है जो इस हर्बिसाइड की वजह से लगातार गिरती जा रही है। बहुत सारे और मित्र कीट जो किसान के होते हैं उनकी संख्या कम करने में भी ग्लाइफोसेट का बहुत बड़ा जो है वो हाथ है। ग्लाइफोसेट के इतने विपरीत प्रभावों को देखते भारत सरकार ने 2022 में इस पर एक रोक लगाई और उस रोक में कहा गया कि केवल लाइसेंसधारी डीलर्स ही इसे जो है वो बेच सकते हैं। लेकिन पैन इंडिया की माने तो उनका कहना है कि ये रोक काफ़ी नहीं है।
उनकी मांग है कि इस तरीके के हर्बिसाइड को यानी ग्लाइफोसेट को पूर्ण तरीके से बंद कर देना चाहिए, जैसे कि लगभग बाकी 35 देशों में इसको पूरी तरीके से बैन किया जा चुका है। तो अभी हमने बात की ग्लाइफोसेट क्या था, कैसे आया और कैसे इतना लोकप्रिय हो गया, और वास्तव में देखा जाए तो ये एक ऐसा है जो किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर रहा है। और यही कारण था कि किसानों के बीच इतना जल्दी लोकप्रिय हो गया, इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर जो है इसका इस्तेमाल होने लग गया कि ये खेत से निकल करके स्कूल, मैदान, नदी, नहर, नाले सब जगह पर ये पहुंच गया। लेकिन इसको हटाने के लिए, इस पर रोक करने के लिए, इसका इस्तेमाल कम करने के लिए हमें इसके अल्टरनेट उपाय जो है वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि खरपतवार एक ऐसी समस्या है जिसे किसान बहुत बड़े लेवल पर लड़ता है और बहुत बड़े लेवल पर ही ये खरपतवार जो है किसान को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। और आज के समय में किसान को बहुत सी ऐसी समस्याएं आती है कि बिना हर्बिसाइड के, बिना वीडीसाइड के खरपतवार नियंत्रण करना किसानों को लगभग असंभव ही दिखता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स की, ऐसे तरीकों की जिसमें बिना हर्बिसाइड का इस्तेमाल किए, खासकर बिना ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल किए किसान भाई जो है वो खरपतवारों को कंट्रोल में, नियंत्रण में रख सकते हैं। तो सबसे इन सारी मेथड्स के अंदर जो मैं बात करने वाली हूँ उसमें सबसे ऊपर जो मैं मेथड को रखती हूँ, जो कि मेरा फेवरेट है, वो है मल्चिंग। मल्चिंग यानी आवरण आच्छादन। मल्चिंग के अंदर हम किसानों को ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो भी फसल के अवशेष बच गए, घास फूस बच गई है, फसल का, जैसे फसल की आपने चारी निकाली है वो बच गई है, फसल जो चारी आपने पशुओं के नीचे बिछाई है वो बच गई है, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप ज़मीन को ढक कर रखिए। यानी जैसे फसल की बुआई कर दी है, बुआई करने के तुरंत बाद या जब भी आपको मटेरियल उपलब्ध हो, आप ज़मीन को उस मटेरियल से ढक के रख दीजिए। ज़मीन जितना ढक के रहेगी उतना ही खरपतवार कम उगेंगे, क्योंकि खरपतवारों को उगने के लिए सूर्य का प्रकाश जो है वो जरूरी होता है। तो कोशिश करें कि फसल उगने के बाद बाकी बची हुई ज़मीन पर, यानी बीच में जो जगह खाली बची है जहाँ पे खरपतवार ज़्यादा उगते हैं, उस जगह को आपको किसी न किसी मल्च मटेरियल से ढक देना है। बहुत से किसान भाई से प्लास्टिक मल्च भी करते हैं, बहुत से कंकर पत्थर और लकड़ी का चूरा इनसे भी मल्च करते हैं, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये है आप लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो जैविक पदार्थ का इस्तेमाल करें, क्योंकि जैविक पदार्थ का आप इस्तेमाल करते हैं तो केवल खरपतवारों को ही नियंत्रण नहीं करेंगे, बाद में अपघटित होकर ज़मीन में मिक्स हो जाएंगे और वहाँ का ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ाएंगे, ज़मीन की पानी को सोखने की क्षमता बढ़ाएंगे और ज़मीन और ज़्यादा तंदुरुस्त बनेगी, जिससे ज़मीन की तंदुरुस्ती से फसल को खरपतवारों से लड़ने में ज़्यादा क्षमता जो है वो मिलेगी। दूसरे मेथड की मैं बात करूँ तो उसमें आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का सिद्धांत ऐसे काम करता है कि जमीन जितना ढकी रहेगी, जितना जमीन को कम सूर्य का प्रकाश मिलेगा, उतने खरपतवार जो है वो कम आएंगे। यानी आपने मुख्य फसल लगाई, उदाहरण के लिए कपास की मुख्य फसल लगाई, जिसमें बहुत सारे किसान लगभग 4 फीट, 3 फीट, 4.5 फीट, 3.5 फीट तक की जो है वो डिस्टेंस रखते हैं। उस डिस्टेंस में आप दूसरी कोई अंतरपाक ले सकते हैं, अंतर फसल ले सकते हैं, जिसमें कोई दलहनी फसल ले सकते हैं, ऐसी कोई फसल ले सकते हैं जो ज़मीन को फैलकर जल्दी ढक लेती है। तो इस तरीके से एक ऐसी फसल आप बीच में लगाएं, अंतर फसल लगाएं, जिससे ज़मीन भी ढक जाए और आपको एक्स्ट्रा आमदनी भी उससे जो वो प्राप्त हो। तीसरे मेथड की मैं बात करूँ जो कि लगभग इंटरक्रॉपिंग के मेथड जैसा ही दिखेगा, उसी के सिद्धांत पे काम करता है, वो होता है कवर क्रॉपिंग। यानी आपने ऐसी कोई फसल बीच में लगा दी है मुख्य फसल के, जो कि ज़मीन को ढकने का काम कर रही है और आपका कोई उद्देश्य नहीं है कि आप उससे पैदावार लें। ये किसान पे निर्भर करता है। अगर किसान पैदावार लेने के इच्छुक है तो उसका अंतर फसल कह देंगे, यदि उससे पैदावार नहीं लेनी तो कुछ समय बाद किसान जो उसको, जैसे वो फसल बढ़ जाती है, फूलों पर आ जाती है, तो किसान उसको जो ज़मीन में वापस मिक्स कर सकते हैं और काट के उसको ज़मीन के ऊपर वहीं पर बिछा सकते हैं, जिसके बाद में वो मल्च का काम भी करेगी। ठीक है, इसके बाद में अगले मैं मेथड की बात करूं तो उसमें आता है स्टेल सीड बेड मेथड। स्टेल सीड बेड मेथड कैसे काम करता है? ये मेथड काम करता है ज़मीन में फसल की बुआई से पहले। उसमें क्या करना होता है किसानों को, खास करके खरीफ के खरपतवारों की मैं बात करूँ तो जब पहली बारिश आती है, जब पहली बारिश शुरू होती है, तो उस समय खेत को बिना जुताई किए ऐसे ही सीधा जो छोड़ दें। लगभग 15 दिन के अंदर अंदर जो सारे खरपतवार के बीज जो ज़मीन पर उपलब्ध है वो निकल के बाहर आ जाएंगे। उसके बाद किसान को एक हल्की निराई गुड़ाई करके उन खरपतवारों को ज़मीन में मिक्स कर देना है, यानी बीज आने से पहले, क्योंकि अगर खरपतवार के बीज निकल के आ गए तो फिर वो बीज आपने ज़मीन में वापस मिक्स किए तो फिर से उगेंगे। इसलिए बीजों को पहले उगने दें, जैसे वो उग के ज़मीन पे आ गए उनको वापस ज़मीन में पलट दें और उसके बाद आप मुख्य फसल की बुआई करें। तो स्टेल सीड बेड मेथड ऐसे काम करता है कि आपने खरपतवारों को उगने दिया, जैसे वो उग के ज़मीन से बाहर आए आपने उनको ज़मीन में मिक्स कर दिया और उसके बाद आपने मुख्य फसल की जो बुआई की। इससे मुख्य फसल को थोड़ा टाइम मिल गया अपने आप को कवर करने के लिए और आपको एक्स्ट्रा हर्बिसाइड का खर्चा भी उसके अंदर जो वो नहीं करना पड़ा। अगले मेथड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आता है कि किसान भाई जो है वो कुछ अपने पास उपलब्ध औजार, मजदूर या हाथों से खरपतवारों को निकाल सकते हैं, जो कि ज़मीन की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल के आप इस विधि को अपना सकते हैं। यदि
छोटे एरिया की बात करें तो किसान जो है मजदूर लगाकर या स्वयं अपने हाथों से उस खरपतवार को उखाड़ कर वहीं पर रख सकते हैं, जो मल्च का काम भी करेगा बाद में। दूसरा है कि कुछ ऐसे टिलेज इक्विपमेंट्स भी आते हैं, यानी निराई गुड़ाई करने वाले, खोदी करने वाले ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं जो हाथ से किसान जो आसानी से चला सकते हैं और बहुत ज़्यादा गहराई तक वो ज़मीन को खोदते भी नहीं है, तो ज़मीन को भी उससे कुछ खास नुकसान नहीं होता और खरपतवार भी जो है किसान आसानी से उससे निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत से जुगाड़, बहुत सी मशीनें बहुत से सस्ते दामों पर किसानों के लिए उपलब्ध है आज के समय में। अगला मैं बात करूँ तो नमक का घोल एक छिड़काव है जिससे कि खरपतवारों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सावधानी रखनी किसानों को कि वो ज़मीन आप डालते समय जो पौधों के संपर्क में, यानी मुख्य फसल के पौधे के ऊपर ना गिरे। सॉल्ट या नमक के घोल के लिए आपको क्या करना है कि 2% नमक का घोल बनाना है और उसका छिड़काव केवल खरपतवार के पौधे के ऊपर करना है। नमक के घोल की वजह से खरपतवार का पौधा जो है वो थोड़े ही समय में जल जाएगा और बिना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए हुए ज़मीन को वो नष्ट हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल भी किसान भाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जहाँ पे ज़मीन बहुत ज़्यादा एल्केलाइन है, जहाँ पे नमक की हरी सफ़ेद पपड़ी ज़मीन पे आती है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से ज़मीन के अंदर जो लवणीय पदार्थ है जो उनकी मात्रा जो और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो अंतिम संदेश ये है कि केवल खेत और फसल का ही नहीं, अपने आसपास के पर्यावरण, अपने बच्चों, मनुष्य, बाकी जीवों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए टिकाऊ खेती पद्धति को अपनाइए। खरपतवार को नियंत्रण करने के जो सुरक्षित उपाय हैं उनको अपनाइए। ग्लाइफोसेट को छोड़िए और ग्लाइफोसेट जैसे और भी बहुत सारे हानिकारक केमिकल हैं जिनके बारे में हम बाकी वीडियोस के अंदर बात कर रहे हैं, तो चैनल पे जाकर बाकी दूसरे वीडियोस आप जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि जो केमिकल आप इस्तेमाल करें वो किस तरीके से आपको, आपकी सेहत को, आपके बच्चों की सेहत को, हमारे पर्यावरण की सेहत को, इस पर्यावरण में रहने वाले सभी जीवों की सेहत को जो है वो नुकसान पहुँचा रहा है। तो चैनल पे आप इस प्रकार के सभी वीडियोस दे सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाकी किसानों के साथ भी इस तरीके की जानकारी वीडियोस शेयर करें।